स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपके पास है, देख पा रहे हो आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लो। मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास क्लियर? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। द डायमीटर ऑफ अ ब्रास is 4 mm and Young's modulus of brass is 9 into 10 power 9 Newton per meter square. The force required to stretch by 0.1% of its length is, क्या फोर्स इस पे लगेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। और मैं चाहूँगा, देखो इलास्टिसिटी के लिए कहते भी हैं कि इसका क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, तो चाहूँगा कि हर बच्चा यहाँ पे अटेम्प्ट करे क्वेश्चन को। अगर इजी है, ये चैप्टर इजी है, क्वेश्चन इजी होता है, तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट करो इसको। देख रहा हूँ मैं और भी जय ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है और ऑप्शन भी है 360 पाई न्यूटन, 336 न्यूटन, 144 पाई इंटू 10 पावर 3 न्यूटन और 36 पाई इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। तो देखिए यंग्स मॉडुलस क्या दिया हुआ है, ये सबसे पहले देखो, ये है आपका यंग्स मॉडुलस 9 इंटू 10 पावर 9। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो y की वैल्यू आपके पास दी हुई है। ब्रास की जो डायमीटर है ये भी आपको दे रखी है इन्होंने, है ना। तो मैं सीधा फॉर्मूले को लेके काम करता हूँ और इसकी वैल्यू को रख देता हूँ यहाँ पे। तो स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके पास यंग्स मॉडुलस इक्वल टू, आप यंग्स मॉडुलस जो दिया हुआ है, लेंथ भी आपके पास दी हुई है। यंग्स मॉडुलस आपके पास दिया हुआ है 9 इंटू 10 पावर 9 का। मैं यूनिट नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में आपके पास यूनिट है। और जो लेंथ है आपकी वो 4 मीटर की है, राइट। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है। तो यंग्स मॉडुलस ऐसे तो आपके पास यहाँ पे आप देख लोगे, एफ अपॉन ए अपॉन में डेल्टा एल बाय एल, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एफ बाय ए को मैं एक साइड कर रहा हूँ अपने लेफ्ट साइड में, और आर एच एस साइड में मैं वाई से डेल्टा एल बाय एल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और मुझे अगर फोर्स चाहिए तो एफ इक्वल टू आपके पास हो जाएगा वाई ए इंटू वाई डेल्टा एल बाय एल, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एरिया की अगर बात कर लें तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। और डायमीटर आपके पास यहाँ पे दी हुई थी आपके पास क्वेश्चन में। मैं चाहूँ तो आपको फिर से दिखा दूँ, क्वेश्चन में डायमीटर आपके पास कितना दिया हुआ है। डायमीटर आपके पास दे रखा है, डायमीटर ऑफ ब्रास 4 mm का है। तो डायमीटर अगर 4 mm का है तो रेडियस mm में चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो डायमीटर अगर आपके पास 4 mm का है तो आप यहाँ पे नोट कर लो, ये हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी 2 mm की, और फिर इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10 पावर -3, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। तो एरिया जो है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर का बता रहा है ये, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। ये जो वैल्यू है आपके पास, ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपने लगाई है, और ये आपके पास आ जाएगा, चूँकि वो 1% है तो 1/100, ये सारी वैल्यू आपने रख दी है। अब सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो पाई आपके पास है ही, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -6 इंटू 9
इंटू 10 पावर, इसको आप अगर 9 है यहाँ पे 2 0 है, ये ऊपर आएगा, -2 होगा तो 10 पावर 7 हो जाएगा। अब 4 9 या 36, ऑप्शन में आपके पास 36 तो हर जगह पे है, 4 9 या 36 तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो। बाकी आपके पास पावर -6 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो 1 0 आपके पास रह जाएगा, दैट मीन्स 360 पाई न्यूटन। कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो हमारे पास 360 पाई न्यूटन पहला ऑप्शन हमारा सही है। और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं लेके आता हूँ आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, तो 2 पहले आपको रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 क्या है, उसके बाद बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। एक स्टील वायर है, उसको किसी भी रिजिड सपोर्ट से वर्टिकली, मतलब किसी सीलिंग से आपने उसको हैंग कर दिया है। व्हेन लोडेड विथ द वेट इन एयर इट एक्सपेंड्स बाय LA। अगर आप उस पर कोई लोड भी देते हो ना स्टील वायर पे, तो स्टील वायर ऐसे भी मैंने बताया था कि हाईली इलास्टिक होती है, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। एंड व्हेन द वेट इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर, वाटर में अगर इमर्स कर दो तो फोर्स ऑफ बाउंसी भी लगेगी। द एक्सटेंशन इज रिड्यूस टू LW। ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो एलोंगेशन है, एक्सटेंशन है, वो थोड़ी कम हो जाएगी बॉइंट फोर्स के, वाटर के जो लिक्विड में आपने इमर्स किया है उसके बॉइंट फोर्स के कारण। देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेट इज, उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, आपके पास ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे आप सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत है नहीं, आप जस्टिफाई करो कि क्या होना है ना, जस्टिफाई करना है कि क्या होना है। ये जो LW है, LW ये जो लिखा हुआ है, दैट मीन्स चेंज इन स्मॉल एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन है ना, तो ये डेल्टा L है, कह सकते हो डेल्टा L ऑफ वाटर। ठीक है, जो भी कंप्रेशन हुई है इसकी वाटर के कारण, वो वैल्यू है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको फिर से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन अच्छे से आपने रीड कर लिया, क्वेश्चन के आप यहाँ पे मैं डिस्कस कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो लेंथ जो एयर में जब था ये हैंग हो रहा था सीलिंग के सपोर्ट से, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास आ रहा है WL/Y × A। ये फॉर्मूला इसके लिए आ रहा है, ठीक है। और LW ये एयर के लिए था ना, तो LW जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसको भी देखोगे आप। ये आ जाएगा W - W/ρ × ρW, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे भी नीचे में जो आपके पास आ रहा है Y × A। अगर इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व करके देखने की कोशिश करें तो हमारे पास ये मिल जाएगा W 1 - कॉमन आ जाएगा, ये अगर W से डिवाइड कॉमन ले लिया जाए W को, तो 1 - ρW अपॉन में ρ, ये आ जाएगा इसके पास, और अपॉन में YA तो है ही। तो अब आपको चूंकि लेंथ जो एयर में थी और लेंथ जो आपके पास किस में थी, वाटर में, है ना, दोनों की लेंथ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसका रेशियो आप कर लेंगे, ठीक है। तो रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी शो कर देता हूँ, शो हो रहा होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो इसकी लेंथ की रेशियो को मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं शो कर देता हूँ, 1 मिनट।
सक्षम ने बताया कि स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा था, बिल्कुल सही बताया था उसने, तो उसको मैंने कर दिया है और आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस रो डब्लू, ये आपके पास आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और जब ये फॉर्मूला मिल रहा है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें डेंसिटी का ही तो रेशियो चाहिए। तो डेंसिटी का रेशियो कहने का मतलब रो बाय रो डब्लू चाहिए। तो रो अपॉन रो डब्लू इक्वल टू आपके पास आना है एल ए अपॉन में एल ए माइनस एल डब्लू। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं आंसर की तरफ चलें तो आंसर देखते हैं कि हमारे पास आंसर यही है या कुछ और है, तो वो चेक करके आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि वहाँ पे ऑप्शन आपने देखा था और ऑप्शन के हिसाब से 4 ऑप्शन यहाँ पे भी थे हमारे पास, है ना। तो एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्लू, तो ये फर्स्ट ऑप्शन, इसका भी मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ, इसके बाद आपको आप ऑप्शन भी देख पाओगे। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही दिख रहा है, बिल्कुल। स्क्रीन पे अब ये जो क्वेश्चन की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ आपको, देखेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और देखो आपका आंसर बिल्कुल वही आ रहा होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब ध्यान देते हैं। और अगला क्वेश्चन भी आपका कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम के साथ बनाया हुआ क्वेश्चन है। 2 wires of equal length and cross section area suspended as shown in figure. Their Young's modulus are y1 and y2 respectively. The equivalent Young's modulus will be equivalent Young's modulus। जैसे नॉर्मली आप रेजिस्टेंस के लिए करते हो ना कि दो रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 है, तो उसका इक्विवेलेंट निकालते हो। अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट आप लिख लेते हो R1 प्लस R2, और अगर पैरेलल में है तो R1 1 बाय R1 1 बाय R2 करके निकालते हो। तो यहाँ पे अगर ये यंग्स मॉडुलस y1 और y2 लिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग वायर हैं, सेम वायर नहीं है। और लेकिन उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये सेम है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इसके बाद इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस हमें निकालने को पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस इसका क्या होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार दिखा दूँ। देखिए ये दोनों जो वायर है ना, इसकी जो कांस्टेंट होती है, जैसे स्प्रिंग होती है तो उसकी एक स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे अगर y1 है, y1 वायर है, जिस भी मटेरियल की ये वायर हो, इसकी स्प्रिंग, इसकी कांस्टेंट होगी K1, और y2 अगर ये वायर है तो इसकी कांस्टेंट होगी K2। कुछ इस तरह की इसकी इक्विवेलेंट होगी, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। देखिए तो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग आपका क्वेश्चन को आपके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे कि y1 वाले का मैंने क्या कहा कि y1 वाले का कांस्टेंट जो है K1 है, और y2 वाले का क्या है, y2 वाले का ये कांस्टेंट जो है वो K2 का है, ठीक है ना। तो K इक्विवेलेंट जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है। K इक्विवेलेंट जो होता है वो K1 प्लस K2 के इक्वल होगा। इस केस में जब सीलिंग से दो वायर के सपोर्ट से वो हैंग हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हैंग हो रहा है, तो उसकी इलोंगेशन भी होगी। और इस K के लिए जो फॉर्मूला आपके पास आएगा y2a अपॉन L का, जैसे इसके लिए आपके पास आएगा y1
चूँकि इसका यंग्स मॉडुलस y1 है a अपॉन l का। फिर उसी तरह से नेक्स्ट के लिए y2 इंटू a अपॉन l का आने वाला है। अच्छा, अब यह y को अगर सॉल्व कर लेना, देखो l कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाएगा, इवन a भी कैंसिल हो रहा है। मैं कैंसिल ही करके दिखा देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। a और a कैंसिल हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे a और a कैंसिल हो रहा है, और आपका ये भी जो है l और l भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू आपके पास क्या रह जाएगा, y इक्वल टू आपके पास रह जाएगा y1 प्लस y2 और अपॉन में ये जो 2 है आप जो देख रहे हो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन में 2, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, वो सेकंड ऑप्शन होगा बी वाला y1 प्लस y2 बाय 2 का ऑप्शन होगा। मैं फिर से आपको स्क्रीन की तरफ लेके आता हूँ, जहाँ क्वेश्चन है हमारा उस तरफ लेके आते हैं, उसको देखो आप। और सबके लिए ये सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लिए, तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा y1 प्लस y2 बाई 2। कितना आसान क्वेश्चन है, 2 वायर है, दोनों के मटेरियल है और दोनों को इस तरह से हैंग किया गया है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि आंसर ये होगा, याद हो जाना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। A force F needed to break a copper wire having radius R, then the force needed to break a copper wire of radius 2R will be। अगर R रेडियस वाले को ब्रेक करने के लिए F फोर्स चाहिए तो 2R रेडियस को ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो आप बोलोगे कि भाई 2F चाहिए। जी ऐसा है नहीं, यहाँ पे आपको मैं आंसर तो बता ही सकता हूँ यहाँ पे कि ये आंसर 4F होने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में आंसर 4F होगा क्या। तो वो तो सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहले हमारे पास जो बात हो रही थी वहाँ पे कि F बाय A, तो फॉर्मूला आप लिख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। F बाय A दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा y डेल्टा L बाय L। जो इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल इससे पहले भी कर चुका हूँ मैं अभी यहाँ पे, है ना। तो अगर ये मान लो कि एक बात ये भी मान के चलो कि अगर ऐसा हो, इफ y इंटू डेल्टा L बाय L, है ना, आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, मॉर्निंग सर, ये कांस्टेंट है, तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी, बुलाओ बच्चों को, हाँ सारे बच्चे, बेटा गुड मॉर्निंग करो सर को, सर आ चुके हैं। ये बच्चे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो ये f कितना आएगा, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फॉर्मूले से f इक्वल टू आपके पास a इंटू वाई, है ना, और डेल्टा L बाय L होना है। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर देखो अगर ये आपका कांस्टेंट है तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है 1, इसको सॉल्व करने की जरूरत रह नहीं जाएगी फिर। तो f डैश जो होगा, जो नया फोर्स आपका मिलेगा, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये 4F के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5।
A brass rod of length 2 meter and cross sectional area 2 centimeter square is stressed end to end to a steel rod of length L and cross section area 1 centimeter square. The compound rod is subjected to equal and opposite pulls of magnitude 5 into 10 power 4 Newton at its ends. If the elongation of the two rods are equal, then length of the steel rod L, लेंथ स्टील रॉड की लेंथ हमें बतानी है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन देख के तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए था कि हमें सॉल्व कैसे करना है और काफ़ी आसान हो जाता है वहाँ से सॉल्व करना। हालांकि लेंथ जो आएगी स्टील रॉड की वो मैं आपको यहीं पे बता दूँ कि वो आने वाली है 2 मीटर की क्योंकि देखो लेंथ जो आप लोगे सबसे पहले ये 2 मीटर की लेंथ है ना ब्रास रॉड की, और स्टील रॉड की आप एल ले लो, ठीक है। तो जो ब्रास रॉड की एरिया होगी वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। तो एरिया जो स्टील रॉड की है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेंथ होगी, लेंथ और एरिया एक दूसरे से यहाँ पे कैसे रिलेटेड है वो देखने के बाद आपको साफ पता चल जाएगा कि भाई लेंथ ऑफ ब्रास, चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील, है ना। तो लेंथ अगर दोनों में सेम चेंज आ रहा है तो इसका मतलब एक्चुअल लेंथ दोनों की सेम रही होगी, क्योंकि ब्रास और स्टील के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा तो भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का यंग्स मॉडुलस, एक का 1 इंटू 10 पावर 11 का है और दूसरे का 2 इंटू 10 पावर 11 का है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे इसमें कह सकते हो कि इसका ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन होने वाला है। आप सॉल्व करो खुद से और इसमें देख के मुझे बता सकते हो कि सही है या नहीं है। हालांकि मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया है आप लोगों ने, तो अब ये सॉल्व भी हो जाएगा आराम से। पहले जो भी क्वेश्चन में आपके पास दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेंथ ऑफ ब्रास इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ ऑफ स्टील इक्वल टू एक्चुअल लेंथ जो एल कंसीडर किया हुआ है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, मैंने कुछ किया नहीं है। एरिया ऑफ ब्रास जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्टील जो है वो आपके पास जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं डेल्टा, वो क्वेश्चन में भी जो दिया हुआ है लेंथ ऑफ ब्रास, चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास और चेंज ऑफ लेंथ इन स्टील, ये दोनों यहाँ पे सेम दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, जो फॉर्मूला है वो लगाओगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इतनी बार अटेम्प्ट करने के बाद तो ऑलमोस्ट आपके दिमाग में आ चुका होगा फॉर्मूला क्या है। तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया किसका, ब्रास का, इनटू लेंथ ऑफ ब्रास अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। ठीक यही काम आपके साथ, चूंकि फोर्स आपने सेम अप्लाई करना है तो स्टील के साथ भी आप ऐसा ही करोगे। एरिया ऑफ स्टील लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, सेम काम कर दिए। यहाँ से आपको लेंथ ही चाहिए तो L इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दो, चूँकि हमें ब्रास का चाहिए ना, तो जिसका भी चाहिए आप क्वेश्चन देख लो। तो मुझे तो लगता है कि ब्रास का चाहिए, तो लेंथ ऑफ ब्रास आप एक साइड में रहने दो, ये एक्चुअल में जो आप निकाल रहे हो ये लेंथ ऑफ ब्रास ही होगा। तो एरिया ऑफ स्टील यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ ब्रास और यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, ये जब आप कर दोगे तो लेंथ ऑफ स्टील यहाँ पे इनटू आप कर सकते हो। अब सारी वैल्यू रखने की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, चूँकि देखो जो भी सेम है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और ब्रास रखोगे तो ये 1 और 2 का वेरिएशन था तो 1/2 आ जाएगा, और ये 2 इंटू 10 पावर 11 डिवाइडेड 2 इंटू 10 पावर 11, ठीक है। और इंटू यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ स्टील जो आपका था वो 2 है, यही था। ये लेंथ ऑफ
ब्रास और लेंथ ऑफ इसका, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे। जो यंग्स मॉडुलस ब्रास की है वो 1 है, 1 इंटू 10 पावर, तो लेंथ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास ये 1 इंटू इतने का है। ठीक है, तो ये 2 भी और ये 2 भी कैंसिल कर दो, तो सिर्फ आपके पास 2 आ रहा है आंसर। तो यही वैल्यू आ रही थी, आपको सिर्फ एरिया पे ध्यान देना था। यंग्स मॉडुलस आपका तो ऐसे भी 2:1 के फॉर्म में जा ही रहा था, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया आपका। और जैसे मैंने पहले भी उस समय बता दिया था, आपका जो आंसर है वहाँ पे उसमें क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ क्वेश्चन में आपका आंसर क्या रहा था, आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने जो सिलेक्ट किया था वो आंसर आपका डी आंसर था, तो आप चेक कर लो, क्वेश्चन देखने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, डी 2 मीटर का आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार कर रखा है और आई होप सो कि ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ, रेडियाई एंड यंग्स मॉडलिंग ऑफ स्टील and brass wire in the figure A, B, C respectively, then the corresponding ratio of increasing in their length, इसकी लेंथ की इंक्रीज का रेशियो क्या होगा वो इस बार हमें बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा हो गया है यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा अगर हम देखें तो चलिए, और ऑप्शन क्या है वो भी आप देखना चाहो तो ये देख लो। थोड़ा सा ऑप्शन भी पेचीदा ही है, 2ac/b², 3a/2b² c, इस तरह के आंसर्स हैं। तो आंसर्स देख के कुछ नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। आपसे सॉल्व हो सकता है तो आप स्टार्ट कर लो सॉल्व करना, मैं भी आपके साथ यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, तो सीधा फिर से जिस स्क्रीन पे हम काम कर रहे थे उस स्क्रीन पे लेके आते हैं और यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम आपने देख लिया है, डायग्राम वही रहेगा, स्टील था और नीचे आपके पास ब्रास था। तो इन शॉर्ट में छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, एक स्टील के लिए और एक ब्रास के लिए, और ये कनेक्टिविटी थी इसकी कि ये जो है एक वायर से कनेक्ट है। ब्रास, स्टील और ये ब्रास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उसके बाद इसकी कनेक्शन जो है आपकी सीलिंग से, सीलिंग से वर्टिकली ये हैंग्ड है ना, वर्टिकली यहाँ पे ये हैंग्ड हो चुका है। और ये आपका मैं लिख दूँ, ये मास इसका m है और इसकी मास जो है वो 2m की है। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है, ये स्टील है और ये ब्रास है। कभी भी सॉल्व करो तो क्वेश्चन को पूरी तरह से आप मेंशन कर दो। इसका यंग्स मॉडुलस जो आपके पास है स्टील वायर की, उसकी y1 है, इसकी यंग्स मॉडुलस जो है ये y2 है। ठीक है, तो लेंथ जो है L1/L2, लेंथ की मैं बात कर लूँ L1/L2, तो ये मान लो कि ये A रहा होगा रेशियो, और R1/R2 रेडियस के बारे में बात कर लें तो इसका मान लो कि रेशियो B रहा होगा, ऐसा मान के काम करते हैं। और यंग्स मॉडुलस की जो रेशियो है y1/y2, इसकी भी रेशियो को हम लोग मान लेते हैं C, क्योंकि हर किसी में यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप डेल्टा L1 निकालोगे तो डेल्टा L1 कितना आएगा, डेल्टा L1 अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो इस पे नीचे वाले ब्रास पे अगर ब्रास की बात कर लें तो इसमें मास इसका भी और इसका स्टील वाले में वायर से मास m और 2m दोनों ही हैंड है, तो टोटल मास इसका हो जाता है आपका 3mg का, और इसकी लेंथ है L1, तो L1 लिख दिया यहाँ पे, अपॉन में A1/Y1 जो फार्मूला है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, F डेल्टा L/A डेल्टा L/A, और यहाँ पे Y1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसी तरह से मैं डेल्टा L2 की बात कर लें तो डेल्टा L2 यहाँ पे डेल्टा L2, इसका मतलब आप देखो, आप इस पे सिर्फ ब्रास पे सिर्फ 2m का मास जो है इस पे लग रहा है, इसकी लेंथ L2 है, अपॉन में A2/Y2। अब आपको क्या करना है, सीधा डिवाइड कर लेना है। किसको डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करना है सीधा डेल्टा L1/डेल्टा L2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2।
जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास, इसको डिवाइड करके देखो यहाँ पे 3L1 अपॉन में 2L2 A1Y1 इंटू A2Y2 A2Y2, और जो आपने माना था ना सब के हिसाब से आप यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा 3A अपॉन 2B स्क्वायर C, और यही आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा।